Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important topic for your examination point of view. Today I am going to discuss with you मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चंस आते हैं, जनरली देखा गया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो आई विल डिस्कस इन टुडेस वीडियो। ओके, तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो आज वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ओके, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। इस चैप्टर से बात किया जाए तो यहाँ से सम्स पूछा जाता है। ओके, यहाँ से आपको सम्स पूछा जाता है, जनरली सम्स ही पूछा जाता है मटेरियल कॉस्टिंग से। तो यहाँ पे मैं आपको सम भी सोल्व करके बताऊंगा और आप प्रैक्टिस करना। ओके, सो मटेरियल कॉस्टिंग का आज फर्स्ट क्लास है। ओके, मटेरियल कॉस्टिंग का आज फर्स्ट क्लास मैं लेने वाला हूँ। इसके बाद और भी क्लासेस होगा मटेरियल कॉस्टिंग का। टुडे इज द फर्स्ट क्लास फॉर मटेरियल कॉस्टिंग। Okay, so first of all, I will tell you that key go and check the description box of this video. From there, you can see your link is there. By clicking that link, you can join my Telegram. From there, you will get important update related to my classes. Okay, so इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहता है मेरे क्लासेस से रिलेटेड। ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस, ओके, तो कोर्सेस अवेलेबल है। ओके, तो आप मेरे वेबसाइट पे जाइए himanshuranjanclasses.in। ओके, आप मेरे वेबसाइट पे जाइए himanshuranjanclasses.in पे, वहां पे आपको कोर्सेस मिल जाएगा। ओके, वो भी बहुत ही मिनिमम चार्जेस में हम आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कोर्स से आप अपना प्रिपरेशन को काफी बेहतर कर सकते हो। फुल कोर्स भी अवेलेबल है और एमसीक्यू भी अवेलेबल है, आपके पास ऑप्शन, आपको जो परचेस करना है कर सकते हो। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाइए himanshuranjanclasses.in। ओके, himanshuranjanclasses.in, लिंक भी दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसे देख लीजिए मटेरियल होता क्या है। जनरली कॉमन भाषा में, नॉर्मल भाषा में बात की जाए तो मटेरियल क्या होता है। मटेरियल जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो तो उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, सबसे पहला तो जरूरी होता है कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मटेरियल। ओके, उसके बाद लेबर, उसके बाद और भी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो भी लगते हैं, ठीक है, मतलब उसको ओवरहेड बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो मटेरियल कॉस्ट होता है। ठीक है, मटेरियल में सबसे ज्यादा पैसा लगता है, उसके बाद लेबर कॉस्टिंग होता है, उसके बाद फिर जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको ओवरहेड बोला जाता है। ठीक है, तो मटेरियल का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है कोई भी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में। ओके, तो मटेरियल को कॉस्टिंग मतलब मटेरियल का जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कितना कम कर सके, कितना जो मटेरियल का जो कॉस्ट है हम लोग क्या करें ताकि जो मटेरियल का कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। तो मटेरियल को कैसे परचेस हम लोग करें, क्या मटेरियल को हम लोग उसको मटेरियल को खरीद करके खुद स्टोरेज में रखें, मतलब उसको कैरिंग कॉस्ट करके रखें, या फिर उसको कितने बार ऑर्डर करें, या और फिर कितना परचेस करें, तो ये सब, या बल्क में परचेस करें या फिर उसको जैसे जैसे यूज हो वैसे वैसे परचेस करें। सो एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन टुडेस क्लास। ओके, सो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको जो सम्स होता है इसका, जो कि आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कि ईओक्यू होता है, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। सो these things are I will discuss in today's video. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग का जैसे देख लीजिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ मटेरियल आर कॉस्ट एंड controlled for in any organization because it is important aspect of any business. It help in reducing cost generally. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोला मटेरियल कॉस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मटेरियल ही सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉस्ट होता है, जो कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कॉस्ट का बात की जाए तो मटेरियल कॉस्ट होता है। तो कोई भी कंपनी वाले चाहते हैं कि मटेरियल का जो कॉस्ट है वो कम से कम लग सके, उसको जितना कम हो सकता है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मटेरियल कॉस्टिंग किया जाता है। तो इसलिए लिखा था यहाँ पे इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको समझने के लिए, हाउ मटेरियल आर कॉस्ट एंड कंट्रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मटेरियल आर कॉस्ट एंड किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाता है कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज it is an important aspect in it is an important aspect of any business। ये बहुत ही important aspect
है किसी भी एक बिजनेस वालों के लिए, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट जनरली। और मटेरियल कॉस्टिंग हम लोग जब करेंगे ना, तो हम लोग इसी के मदद से हम लोग जो मटेरियल कॉस्टिंग करेंगे, तो उससे इसी का मदद से हम लोग जो कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट बनाने का, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो मटेरियल कॉस्टिंग यही बोलता है। ओके, जैसे कि आपको थोड़ा पहले ही मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझा भी दिया था, यही इंट्रोडक्शन भी बोलता है। आपको तो इंट्रोडक्शन समझ आ गया कि मटेरियल कॉस्टिंग किया क्यों जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट सम्स बता देता, देखो ऐसे ऐसे होता है, तो आपको पूरा समझ नहीं आता। इसलिए आपको सबसे पहले कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो उसका बैकग्राउंड समझो कि वो बोलता क्या है, चैप्टर क्या बोल रहा है। मटेरियल कॉस्टिंग है तो मटेरियल कॉस्टिंग बोलना क्या चाहता है, वो किया क्यों जाता है, ये हम लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये रीजंस आपको पता होना चाहिए। तो आपको बेहतर समझ आ गया होगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियोस, यूजफुल वीडियोस हमेशा मिलते रहता है, हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए मटेरियल का क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे मटेरियल क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ओके, यहाँ पे बहुत सारा क्लासिफिकेशन है मटेरियल का। यहाँ पे आप देख लो, मटेरियल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोइंग। मटेरियल रॉ मटेरियल के रूप में भी हो सकता है। ओके, मटेरियल रॉ मटेरियल के रूप में हो सकता है, डब्ल्यूआईपी के हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। देखिए किसी किसी के लिए मटेरियल फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है। जैसे देखिए कोई एक बड़ा शोरूम वाला है, ठीक है, तो फिनिश्ड गुड्स ही परचेस करता है ना, और वो फिनिश्ड गुड्स को ही परचेस करके सेल करता है, तो उसके लिए तो वो तो मटेरियल ही हुआ ना। इसी तरह से देखिए मर्केंटाइल्स रेडी फॉर सेल, इसी तरह से आप इससे भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह का वो भी एग्जांपल आप रिलेट कर, जैसे फिनिश प्रोडक्ट और भी कोई नॉर्मल शॉपकीपर है, वो किसी भी एक, जैसे कोई एक पेन बेच रहा है, तो पेन तो बना बनाया खरीदता है ना, पेन पेन ठीक है, तो पेन खरीद करके बेचता है, तो फिनिश गुड्स हो गया। मर्केंटाइज रेडी फॉर सेल, जैसे कि कोई भी कपड़ा है, कोई मॉल वाला खरीदा तो खरीद करके बेच रहा है, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कवर्ड अंडर मटेरियल। मटेरियल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, मतलब इतना तरीका का मटेरियल हो सकता है। ये सब देख सकते हो, ठीक है। सब थियोरिटिकल ऐसा बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। ऐसा पूरा आप देख सकते हो, ठीक है। दीज आर द थिंग्स, आप खुद यहाँ पे रीड कर लो, ठीक है। ये सब बस आपको समझने के लिए है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में, जो इंपॉर्टेंट होता है और जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, यहां पे देख लीजिए स्टॉक कंट्रोल लेवल। स्टॉक कंट्रोल लेवल, कंट्रोलिंग स्टॉक लेवल, कंट्रोलिंग स्टॉक लेवल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ओके, एंड कॉस्टिंग। कंट्रोलिंग स्टॉक लेवल इज एन इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मटेरियल कंट्रोल एंड कॉस्टिंग के लिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इन दिस एस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली, ओके, डिसीजन मेकिंग इन दिस एस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली ध्यान से, मेड इन ऑर्डर टू मेड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज कॉस्ट करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए, एंड मैक्सिमाइज इफिशिएंसी, कॉस्ट को कम करने के लिए और इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इन द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, जितना मटेरियल अवेलेबल है उसी में जितना कम हो सकता है कॉस्ट, जितना मिनिमम हम लोग कॉस्ट कर सकते हैं, मिनिमम कॉस्टिंग कर सकते हैं, और उसका इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टू फुलफिल प्लान्ड यूसेज रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो स्टॉक कंट्रोल लेवल इसलिए किया जाता है, फिर से कर देख लेते हैं। कंट्रोलिंग स्टॉक लेवल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल एंड कॉस्टिंग। डिसीजन मेकिंग इन दिस एस्पेक्ट may decision making in this aspect must be carefully made in order to, decision making in this aspect मतलब डिसीजन लिया जा रहा है स्टॉक कंट्रोल लेवल में कि कितना हो सकता है हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके और इफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके, ओके। तो मैं ये सब अब बस आपको समझने के लिए था, ठीक है। जैसे देखिए मटेरियल क्या होता है, मटेरियल कोई भी आप रॉ मटेरियल खरीदे, ठीक है, तो जितना हो सकता है कि रॉ मटेरियल को कॉस्ट को मिनिमाइज करिए, ठीक है। जितना हो सकता है रॉ मटेरियल को, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करिए, और ऐसा रॉ मटेरियल खरीदिए कि उसको मतलब डायरेक्ट अगर आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में डालते हो, मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको डालते हो, तो डायरेक्ट वो ज्यादा उसमें डब्ल्यूआईपी ना हो, डायरेक्ट वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाए, मतलब जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग हो जाए, मतलब इफिशिएंसी जितना जल्दी हो सकता है इंक्रीज हो जाए। तो ये सब बोलना चाहता है, ठीक है। हम लोग अभी ये स्टार्ट करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब आप देख लेना।
और इसको मैं बोल रहा हूं आप कॉपी कलम निकाल लो, ठीक है, कॉपी कलम निकाल लो और उसको नोट डाउन करो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको लिखो। क्या है ना कि ये सम्स है, ठीक है, सम्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप उसको फॉर्मूला को लिखते जाओ, और ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जामिनेशन में इसी तरह का एमसीक्यू आएगा और आप पिक कर सकते हो अगर आप आज का क्लास बेहतर देखोगे तो, ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग का मैं और भी क्लास लूंगा, ठीक है, आज तो फर्स्ट क्लास है मटेरियल कॉस्टिंग का। देखिए स्टॉक लेवल नीडेड फॉर ऑल टाइम कंसीडरेशन इंक्लूड, देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए मिनिमम स्टॉक लेवल मींस कि कम से कम कितना स्टॉक होना चाहिए, कम से कम कितना स्टॉक होना चाहिए एक कंपनी में, ताकि जो प्रोडक्शन जो हो रहा है कंपनी में वो ना रुके, कम से कम कितना मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक रखना चाहिए, कम से कम मिनिमम। इसका फॉर्मूला जो है वो है, बता देता हूं। इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ओके, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ओके, तो ये फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल का। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या बोलता है कि कम से कम कितना मिनिमम स्टॉक रखना चाहिए एक कंपनी में, ताकि जो प्रोडक्शन है वो ना रुके, प्रोडक्शन हमेशा चलते रहे, ठीक है, ये बोलता है मिनिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या बोलता है कि किसी एक पॉइंट पे कितना मैक्सिमम स्टॉक रहा था एक कंपनी में, वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल बोलता है, ठीक है। इसका आगे मैं डेफिनेशन भी दिया हूं, वो बस अभी थोड़ा मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा उसको ओवरव्यू भी दे रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, एक देख लीजिए, एक है री ऑर्डर स्टॉक लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, आगे देखिए क्या है रीऑर्डर स्टॉक क्वांटिटी, और इसको ईओक्यू भी बोला जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोला जाता है इसको। इसका फॉर्मूला है 2AO बाई CI। ओके, इसका अंडर रूट, ओके, इसका अंडर रूट। ओके, तो इसका फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम जो मिनिमम लेवल है, मिनिमम जो स्टॉक लेवल है, ओके, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ओके, बाय 2। तो इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एवरेज स्टॉक मतलब कि मिनिमम स्टॉक कितना है और मैक्सिमम स्टॉक कितना है, उसको एवरेज कर दीजिएगा तो वो एवरेज स्टॉक लेवल निकल जाता है, ठीक है। ईओक्यू क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताया फॉर्मूला उसका 2AO बाई CI, उसका अंडर रूट होता है, ठीक है। ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या बोलता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के नाम से समझिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कि कितना ऑर्डर करें और कितना, मतलब सबसे कम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है ना, वहां पे सबसे कम एक कंपनी का ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट होता है, उसी पॉइंट को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोला जाता है। उसका फॉर्मूला है 2AO बाई CI। इसको बोला जाता है द ऑर्डर फॉर विच ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी द मिनिमम। कितना ऑर्डर करें ताकि जो कैरिंग कॉस्ट है एंड जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम हो सके, उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको बेहतर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आगे का जो हम आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग का बताया था वो जस्ट एक ओवरव्यू था, ठीक है, आपको बस समझने के लिए था कि चैप्टर बोलता क्या है, ठीक है। एक तरह से बोलो तो आपका जो चैप्टर है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से स्टार्ट होता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, और समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मिनिमम स्टॉक लेवल समझ आ गया, मैक्सिमम स्टॉक लेवल समझ आ गया, रीऑर्डर स्टॉक लेवल समझ आ गया, ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर स्टॉक क्वांटिटी, और मतलब दोनों एक ही है, ठीक है। उसके बाद है एवरेज स्टॉक लेवल। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसको आपको सोल्व करना है, ओके।
आप इसको पहले ठीक से पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या बोलता है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू गुड बक्स कंपनी लिमिटेड विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल है A/4। ओके, यहाँ पे आप ध्यान से सो केयरफुली रीड करना पहले क्वेश्चन, उसके बाद ही आप सोल्व कर पाओगे। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, 12,000 यूनिट ऑफ मटेरियल विल बी यूज्ड। 12,000 यूनिट ऑफ मटेरियल, 12,000 यूनिट ऑफ मटेरियल विल बी यूज्ड एवरी डे। 12,000 मटेरियल यूज किया जाता है एवरी डे फॉर ए 360 डेज ईयर, मतलब 360 दिन माना यहाँ पे एक साल को, ठीक है। अब 12,000 यूनिट हर दिन यूज करता है, ठीक है, एक कंपनी में, ठीक है। कौन कंपनी में? गुड बक्स कंपनी लिमिटेड में, ठीक है। क्या बोलता है उसके बाद, इट विल कॉस्ट 50,000 टू प्लेस ईच ऑर्डर। फिर बोल रहा है कि 50,000 रुपया लगता है, एक बार ऑर्डर करता है तो 50,000 रुपया लगता है, ओके। उसके बाद क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ A/4 इज, द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, किसी एक प्रोडक्ट का एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ A/4 इज 12,000, इसका कॉस्ट है, ठीक है। एंड इट विल कॉस्ट 10% ऑफ दिस अमाउंट टू होल्ड ईच यूनिट ऑफ A/4 इन स्टोर। क्या बोलता है कि इट विल कॉस्ट 10%, उसका जो कॉस्ट बन रहा है 10% ऑफ दिस अमाउंट टू होल्ड ईच यूनिट ऑफ A/4 इन स्टोर। मतलब जब उसको स्टोरेज में रखता है तो उसका जो कॉस्टिंग पड़ता है, मतलब खर्चा बनता है, वो पड़ता है 10% ऑफ दिस अमाउंट टू होल्ड ईच यूनिट A/4 इन स्टोर। मतलब रखने का एक यूनिट का खर्चा पड़ता है 10%, ओके। किसका 10%? किसका? इसका, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या बोलता है, डेली यूसेज ऑफ मटेरियल A/4 विल नॉट एक्सीड 12,500 यूनिट एंड विल नॉट बी लेस देन 11,500 यूनिट। क्या बोलता है, डेली यूसेज कितना है मटेरियल का, विल नॉट एक्सीड 12,500 से ज्यादा नहीं है, एंड विल नॉट बी लेस देन 12,500 यूनिट से ज्यादा भी नहीं यूज किया जाता है, और 11,500 से भी कम भी नहीं यूज किया जाता। मतलब कि इतना ही का रेंज है कि इतना ही लगभग डेली यूनिट कंज्यूम होता है प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, द मोस्ट रिलायबल सप्लायर टेक ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 डेज। जैसे देखिए कंपनी वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर करते होंगे, कोई भी मटेरियल जब खत्म होता होगा, ठीक है, तो उसके लिए ऑर्डर करते होंगे। तो जो एक सप्लायर को ऑर्डर करते हैं तो वो सप्लायर इनके लिए थोड़ा रिलायबल माना जाता है, ठीक है। द मोस्ट रिलायबल सप्लायर टेक मैक्सिमम पीरियड 4 दिन लेता है, ठीक है, 4 दिन लेता है। यहाँ पे द मोस्ट रिलायबल सप्लायर टेक ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 डेज, 4 दिन लेता है, 4 डेज लेता है टू डिलीवरी करने में 4 दिन लेता है। जब ऑर्डर करता है कंपनी उस दिन से 4 दिन के अंदर, मैक्सिमम है कि 4 दिन के अंदर वो डिलीवरी कर देता है, ठीक है। बट द शॉर्टेस्ट डिलीवरी पीरियड कुड बी 2 डेज। पर कभी कभी क्या होता है कि वो डिलीवरी थोड़ा जल्दी भी कर देता है, जिस दिन ऑर्डर किया 2 दिन के अंदर वो डिलीवरी भी कर देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या करने बोला है, दिस बिल यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग द वेरियस स्टॉक लेवल। अब ये पूरा आपको सम्स दिया है, ओके, ये पूरा सम्स दिया है, आपको इससे वेरियस स्टॉक्स लेवल निकालना है, वेरियस स्टॉक्स लेवल निकालना है। आप यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है और आपको क्या क्या निकालना है। सबसे पहले आप देखो आपको मैक्सिमम जो कंजम्पशन है वो कितना है, मैक्सिमम कंजम्पशन है आपका क्या लिखा है यहाँ पे, डेली यूसेज ऑफ मटेरियल विल नॉट एक्सीड, मैक्सिमम कंजम्पशन इतना है, ठीक है, और मिनिमम कंजम्पशन कितना है देख लीजिए। तो रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला देख लीजिए, रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला क्या बोलता है, उसका फॉर्मूला क्या है रीऑर्डर लेवल का, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ओके। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ओके। तो देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन कितना था, यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन था 12,500, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना मैक्सिमम टाइम लेता है वो डिलीवरी करने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो 12,500 इंटू 4, ओके,
12,500 इंटू 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50,000। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया रीऑर्डर स्टॉक लेवल। ओके, रीऑर्डर स्टॉक लेवल तो आ गया आंसर। ओके, यहां पे आप देख लो रीऑर्डर स्टॉक लेवल क्या बोलता है। दिस इज द लेवल, दिस इज द लेवल, दिस इज द लेवल एट विच एन ऑर्डर विल बी प्लेस्ड। ये एक ऐसा लेवल है कि उस लेवल पे ऑर्डर प्लेस किया जाता है फॉर एडिशनल सप्लाई ऑफ मटेरियल सो एज टू कीप द बिजनेस रनिंग। ये इसलिए ऑर्डर प्लेस किया जाता है ताकि जो बिजनेस में जो प्रोडक्शन चल रहा है वो हमेशा प्रोडक्शन चलते रहे, ठीक है। दिस लेवल ऑफ स्टॉक इज नीड फॉर द बिजनेस नॉट टू रन आउट ऑफ स्टॉक। एक लेवल ऐसा है कि वहां पे ऑर्डर कर देते हैं कंपनी वाले लोग, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि मटेरियल का ही शॉर्टेज हो जाए और प्रोडक्शन रुक जाए, इसलिए ये लोग ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसा लेवल है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर स्टॉक लेवल। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रीऑर्डर स्टॉक लेवल इंक्लूड रेट ऑफ कंजम्पशन, डिलीवरी पीरियड, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई। ओके, सो ये सब चीजें हैं। रीऑर्डर स्टॉक लेवल क्या बोला कि दिस इज द लेवल एट विच एन ऑर्डर विल बी प्लेस्ड। एक ऐसा लेवल है कि यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया जाता है कुछ एडिशनल सप्लाई ऑफ मटेरियल को मंगाने के लिए, ताकि जो प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी में वो रुके ना, वो चलता रहे। ओके, तो रीऑर्डर स्टॉक लेवल यही बोलता है, ठीक है। तो रीऑर्डर स्टॉक लेवल का फॉर्मूला जो है वो है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। इसको आप मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम भी बोल सकते हो, मतलब कि डिलीवरी पीरियड भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको जैसे समझ आ रहा है उस तरह के आप समझ लो, ठीक है। फॉर्मूला है, बस आपको सम सोल्व करना है और आपको आंसर टिक करना होता है, ठीक है। तो आपको जैसे समझ आ रहा है याद करो, इसका फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, इसको डिलीवरी पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपका चॉइस है, आपको जैसे याद रखना है याद रख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल क्या बोलता है। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल जैसे कि मैं आपको बताया था कि कम से कम कितना मिनिमम स्टॉक होना चाहिए। मिनिमम स्टॉक लेवल, दिस इज द लोएस्ट लेवल, दिस इज द लोएस्ट लेवल एट विच a stock is allowed to reach fall before an order is placed. Okay, this is the lowest level, lowest level मतलब बहुत ही कम स्टॉक बचा है। This is the lowest level at which a stock is allowed to reach or fall before an order is placed. Okay, बहुत ही कम स्टॉक बचा था, उसके बाद मतलब रिच और बिफोर उसके बाद ही मतलब इन लोग ने मतलब ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल टू लेट स्टॉक फॉल बिलो द मिनिमम स्टॉक लेवल। सही बात है, अगर स्टॉक एक मिनिमम स्टॉक है उससे भी नीचे अगर प्रोडक्शन मतलब उससे भी नीचे अगर रॉ मटेरियल हो जाता है, तो उस टाइम अगर रॉ मटेरियल मंगाता है कंपनी वाले, तो हो सकता है जो सप्लायर है वो डिलीवरी टाइम पे ना करे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा ना। उससे क्या होगा, कंपनी का जो इमेज है वो थोड़ा डाउन जाएगा कि ये तो स्टॉक इस मतलब ये लोग तो स्टॉक सही तरीका से बनाता ही नहीं है, टाइम पे बनाता ही नहीं है। कोई भी अगर बायर आएगा परचेस करने के लिए तो उसको स्टॉक अगर नहीं मिलेगा टाइमली तो सोचेगा यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है, इन लोग तो बनाता ही नहीं है, तो उससे गुडविल खराब होगा, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम जो स्टॉक लेवल है उससे पहले ही इन लोग ट्राई करते हैं कंपनी वाले कि उससे पहले ही रॉ मटेरियल परचेस कर ले, ताकि जो प्रोडक्शन है वो हमेशा चलते रहे, ठीक है। Factors determining the minimum stock level include rate of consumption. ये सब factors है, ठीक है। Factors determining the minimum stock level include rate of consumption, delivery period, normally allowed, and the reorder level of material. मतलब factors तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि इसका रेट ऑफ कंजम्पशन भी है कि क्या कितना मतलब कैसे कैसे कितना डेली का डेली लोग कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। डिलीवरी पीरियड कितना है, जब इन लोग ने सप्लायर से सामान मंगाया मतलब कि रॉ मटेरियल मंगाया तो कितना दिन में डिलीवरी किया, तो वो भी एक फैक्टर डिपेंड करता है कि वो अगर जल्दी डिलीवरी कर देता है तो जो प्रोडक्शन है वो रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। पर अगर वो लेट कर दिया तो वो भी एक फैक्टर है ना। तो ये सब चीजें हैं, ओके। आपको समझ आ गया होगा कि मिनिमम स्टॉक लेवल क्या था, कि सबसे लोएस्ट लेवल हो जाता है स्टॉक का, उस टाइम अगर ये लोग ऑर्डर करता है तो उसी को बोला जाता है मिनिमम स्टॉक लेवल। सबसे कम लेवल क्या था, कब कितना था, वो सब स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल बताता है, ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम जो स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला है, ओके, तो मैं आपको तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्या बताया था, मिनिमम जो स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का मैं बता दिया था कि मिनिमम स्टॉक लेवल री ऑर्डर
यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बताया था मिनिमम जो स्टॉक लेवल होता है उसका होता है फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल यहाँ पे देख लो, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, आप अपने ढंग से भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे देखो, यहाँ पे मैं लिखा हूं रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि बस आपको एक समझ आना चाहिए ताकि आप सम को सॉल्व कर सके। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पे है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल जो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकाले थे रीऑर्डर लेवल, ओके, जिसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन माइनस जैसे देख लीजिए नॉर्मल कंजम्पशन कितना है हर दिन का, हर दिन का यहाँ पे 12,000 यूनिट ऑफ द मटेरियल विल बी यूज्ड एवरी डे, तो ये नॉर्मल कंजम्पशन हुआ, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल हो गया 50,000 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मतलब कि कितना ऑन एन एवरेज डिलीवरी पीरियड लगता है, मतलब लीड टाइम लगता है, ठीक है। तो नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड देख लीजिए, यहाँ पे 4 डेज है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब मैक्सिमम 4 डेज है और शॉर्टेस्ट डिलीवरी कम से कम 2 दिन और कम से कम इन लोग लगा देता है, ठीक है। तो 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज ऑर्डर एवरेज यहाँ पे 3 दिन आ जाता है, ठीक है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला जो होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, मतलब इसको और भी बोल सकते हो, इसको रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ओके, तो 50,000 आ गया रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन नहीं बोल सकते हो, एवरेज कंजम्पशन नहीं बोल सकते हो, जो कि 12,000 यूनिट इन लोग कंज्यूम करता है पर डे, ओके। तो नॉर्मल है, एवरेज है, ठीक है, नॉर्मल है इनटू एवरेज लीड टाइम, लीड टाइम एवरेज ऑन एन एवरेज कितना है, ठीक है। कभी कभी इन लोग क्या करता है कि 4 दिन भी लगाता है, तो कभी कभी क्या होता है इन लोग 2 दिन में भी डिलीवरी कर देता है, तो ऑन एन एवरेज कितना हुआ, 3 दिन हुआ, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। मैं इसको फॉर्मूला लिख ही देता हूं, देखिए बहुत तरीका का फॉर्मूला, देखिए आप लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको कोई भी एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ए रखो या फिर मैं जो लिख रहा हूं वो रखो। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ओके, ये हो गया। तो ये आप ध्यान में रख लेना। आगे देखते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मींस कि सबसे ज्यादा स्टॉक कब था एक कंपनी में, तो वो बताता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। दिस इज द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक दैट मे बी इन स्टोर एट एनी गिवन टाइम। सबसे ज्यादा स्टॉक कब था, ओके, तो वो बताता है स्टोर में सबसे ज्यादा स्टॉक कब था एक स्टोर में, वही बताता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इट इज नॉट इट इज नॉट वाइज टू कीप अ स्टॉक एबव दिस लेवल। सही बात है, ज्यादा स्टॉक रखोगे तो क्या है, क्या नुकसान है, ज्यादा अगर आप स्टॉक रखते हो तो भी ऐसी बात है उसमें आपका जो कैपिटल है, आपका जो पैसा है उसमें लगा हुआ है, तो वो यूज का चीज नहीं है ना, वो पैसा को कहीं और जगह यूज कर करके उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। वो फालतू का आप उसको रॉ मटेरियल खरीद करके रखे हो, और उससे क्या है कि आपका उसमें उसमें पैसा भी लगा है, उसके साथ साथ वो पैसा को कहीं यूटिलाइज भी नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जब वहां पे रॉ मटेरियल रखे हो तो हो सकता है कि वो जो आप मटेरियल जहां पे रखे हो उसका रेंटेड जगह पे रखे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि उससे रेंट का भी ज्यादा खर्च पड़ रहा है। तो ये सब चीजें हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का नुकसान ये सब हो सकता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल स्टॉक लेवल मेंटेन करना चाहिए कंपनी वालों के लिए, ठीक है। फैक्टर डिटरमाइनिंग मैक्सिमम स्टॉक लेवल इंक्लूड स्टोरेज कैपेसिटी, ओके, क्या क्या फैक्टर हो सकता है फैक्टर डिटरमाइनिंग मैक्सिमम स्टॉक लेवल। स्टोरेज कैपेसिटी हो गया, नेचर ऑफ स्टॉक हो गया, एंड इट्स फिजिबिलिटी एंड सीजनिबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ स्टॉकिंग भी हो सकता है, एफ ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन। सो ये सब चीजें हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फैक्टर्स है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे दिया हुआ है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, रीऑर्डर पीरियड को लीड टाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, रीऑर्डर लेवल जो हम लोग देखिए यहाँ पे निकाले थे, रीऑर्डर लेवल क्या कितना था, 50,000। ओके, 50,000 रीऑर्डर लेवल आ गया 50,000। ओके, रीऑर्डर क्वांटिटी मींस कि जैसे कि बताया था कि 2AO बाई CI। ओके, 2AO मतलब इसका जो रीऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला है 2AO बाई CI। ओके, तो ये निकल जाता है। ठीक है, एक कहाँ पे, ये देख लीजिए, ये रीऑर्डर क्वांटिटी ये निकाला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इसका निकाला हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख लो 18,974 आ रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो वही यहाँ पे अमाउंट पुट किया हुआ है। ओके, तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना था, ये आप देख लो। मिनिमम कंजम्पशन जो था, मिनिमम कंजम्पशन था 11,500। ओके, 11,500 मिनिमम कंजम्पशन था। ओके, तो मिनिमम कंजम्पशन, और कम से कम 2 दिन लगाता था ये लोग डिलीवरी करने में, कम से कम। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ओके, तो यहाँ पे आपका बस एक बचा रीऑर्डर क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे पूरा इसके बारे में दिया हुआ है। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या बोलता है, this is the economical quantity that is that is the optimum quantity that should be ordered each time an order is being placed. It is that cost which optimize material cost. It is called economic order quantity. जैसे देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको चाहे आप इसको बोल सकते हो रीऑर्डर क्वांटिटी। एक ऐसा मतलब इतना ऑर्डर करते हैं इन लोग ताकि जो इन लोग का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है वो सबसे कम हो सके। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट अगर कम होगा तो बेस्ट बात है, मटेरियल का भी कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्टॉक इज मेड अप ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्टॉक इज मेड अप ऑफ एक कॉस्ट है मटेरियल स्टॉक का, वो कैसे मेडअप अप होता है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्टॉक इज मेडअप ऑफ कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग और कैरिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग और कैरिंग स्टॉक, किसी भी एक मटेरियल को रखने के लिए तो कॉस्ट लगता है ना, तो उसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग और कैरिंग स्टॉक। इसको बोल सकते हो आप, जैसे कि रेंटेड कॉस्ट भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट, कहीं पे कुछ स्टॉक को रख रहे हो तो उसके लिए रेंटेड अगर जगह है तो उसके लिए रेंटेड कॉस्ट भी तो लग रहा है ना। ठीक है, तो ये बोलता है कि कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग और कैरिंग कॉस्ट ये सब मटेरियल का कॉस्ट के अंदर आता है। दिस इंक्लूड फॉरेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन स्टॉक। ओके, वो भी ऐसी बात है, अगर आप कैपिटल लगाए हो स्टॉक में तो उससे वो कैपिटल अगर आप कहीं और जगह अगर इन्वेस्ट कर दिए होते तो वहां से कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता, तो उससे वो आप फोरगोन कर रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन स्टॉक। स्टोरेज चार्जेस, जैसे कि आपका वहां पे अगर आप स्टॉक रखे हो तो वहां पे आपको स्टोरेज चार्जेस देना पड़ेगा, देना होता होगा, रेंट देना होता होगा, लाइटिंग एंड हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, ये सब खर्चा होता है। स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, स्टाफ को अगर कोई चीज किसी को वहां पे स्टाफ को रखे हो तो उसको सैलरी पेमेंट करना, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, सो ये सब चीजें होता है कि सैलरी का किसी भी स्टाफ को सैलरी देना होता है, या फिर इक्विपमेंट है वहाँ पे मेंटेनेंस का खर्चा होता है, कोई भी हैंडलिंग चार्जेस है, तो ये सब चीज का खर्चा होता है। ठीक है, हैंडलिंग कॉस्ट हो गया, स्टॉक टेकिंग कॉस्ट हो गया, इंश्योरेंस सिक्योरिटी हो गया, इंश्योरेंस कराना होता है, डिटोरेशन एंड ऑप्शन, ऐसा ना हो जाए कि कुछ कुछ सामान खराब ना हो जाए, स्टॉक खराब ना हो जाए, ये सब चीज भी ध्यान में रखना पड़ता है। प्रिफरेज डैमेज, कोई चोरी ना कर ले या डैमेज ना हो जाए, तो ये सब चीजें हैं जो कि ध्यान में रखना पड़ता है, ये सब मटेरियल कॉस्ट के अंदर आता है। ठीक है, ये सब आगे देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग स्टॉक और ऑर्डरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग स्टॉक और ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेसिंग, अकाउंटिंग, रिसीविंग गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हो गया, सेटअप एंड
सेटअप एंड टूलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो ये सब चीजें हैं परचेस प्राइस ऑफ स्टॉक। तो ये सब आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप रीड कर लेना। स्टॉक आउट कॉस्ट ये सब हो गया। लॉस्ट कंट्रीब्यूशन ड्यू टू लॉस सेल अराइजिंग फ्रॉम स्टॉक आउट, ठीक है, तो लॉस ऑफ फ्यूचर सेल्स बिकॉज कस्टमर बिल गो एज वेल। ओके, तो ये सब चीजें हैं कि स्टॉक आउट कॉस्ट ये सब है कि स्टॉक आउट हो जाता है तो ये सब नुकसान है। लॉस ऑफ कस्टमर का जो गुडविल है वो खराब हो जाएगा। सो ये सब चीजें हैं जो कि नुकसान है स्टॉक आउट अगर हो जाने से, कि अगर कंपनी में प्रोडक्शन नहीं हो पाया और कस्टमर लौट के चला गया करी यहाँ तो मतलब मटेरियल मतलब यहाँ पे फिनिश गुड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या प्रोडक्शन ये लोग करता है। तो अगले बार से हो सकता है वो कस्टमर जो आता था लेने के लिए, तो अगले बार से हो सकता है ना कि यहाँ पे तो रहता ही नहीं है, सामान रहता ही नहीं है। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो कि ध्यान रखते हैं कंपनी वाले। कंपनी वाले के देखिए बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक तो होता है कि जो मटेरियल ये लोग परचेस कर रहे हैं वो मटेरियल ऐसे जगह से परचेस करें ताकि जितना जल्दी हो सकता है वो डिलीवरी कर दे और सबसे कम कॉस्ट में परचेस करे। ओके, ये भी ध्यान में रखते हैं कि जितना कम हो सकता है ऑर्डर करें, ताकि ऑर्डर करने में भी खर्च लगता है ना। ओके, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, ज्यादा ऑर्डर कर लिए भी प्रॉब्लम है, ज्यादा ऑर्डर कर लिए तो रखने का खर्चा बढ़ जाएगा, तो अगर ज्यादा रखने का खर्चा बढ़ गया तो वो भी दिक्कत है, कहीं कुछ सामान खराब ना हो जाए, ठीक है। तो और ज्यादा अगर मंगा लिए तो हो सकता है कि उसमें कैपिटल लग गया, पैसा फंस गया, तो हो सकता है वो पैसा कहीं और जगह इन्वेस्ट करके उससे पैसा कमा सकते, तो वो भी, तो बहुत सारे चीजें हैं जो कि मटेरियल कॉस्ट को अगर आप सही से पढ़ोगे तो आप खुद आपका दिमाग खुलेगा कि ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आप आज का क्लास अगर आप कर रहे होगे तो आपको काफी कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइए। इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का पढ़ाया जाता है। आपका एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट चैनल कौन सा है, तो हिमांशु रंजन क्लासेस इज द बेस्ट चैनल फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको हमेशा बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इतना अच्छा मतलब कंटेंट इतना अच्छा प्रोवाइड करते हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाते हैं, ठीक है, कि क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, कैसा आता है, क्योंकि मुझे पता है ना कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। तो अगर आप सही तरीका से पढ़ोगे, सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा सही गाइडेंस लो और सही से पढ़ाई करो और आप भी मेहनत करो, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग तो आप लोग के लिए मेहनत करते ही हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्लासेस लेता हूँ, इतना मतलब देख रहे हो कितना मतलब हर एक चीज को लिखना, मतलब हर एक चीज को देख रहे हो, हर चीज मतलब मैं पहले से लिख करके लाया, क्यों क्या है कि ज्यादा मैं अगर लिखूंगा यहाँ पे तो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो अगर मैं लिख करके लाऊंगा तो अब कम समय में ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख करके लाता हूं कि जो टाइम सेव हो सके, आप जल्दी से जल्दी आप इसको सेव मतलब जल्दी से जल्दी आपको समझ भी आ सके। ओके, आगे देखते हैं। नहीं तो मैं लिखने चलूंगा तो मालूम चला कि 3 क्लास तक हम 2 क्लास थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम सम्स भी स्टार्ट किए तो एक क्लास में एक ही सम हुआ। तो मैं ट्राई करता हूं कि जितना ज्यादा हो सकता है कवर अप कर सके एक क्लास में, ठीक है। उसके बाद और भी क्लासेस है मटेरियल कॉस्टिंग का, ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग और भी मैं क्लासेस लूंगा, इसके बाद भी और भी लूंगा, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारा टॉपिक्स बचा हुआ है, उसके क्लासेस में और भी लूंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए थे, हम लोग डिस्कस कर लिए थे मटेरियल मैक्सिमम स्टॉक लेवल तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। हम लोग का एक और बचा हुआ था रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, रीऑर्डर क्वांटिटी इसको ही बोला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी को ही बोला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, तो इसको फॉर्मूला जो हम बताए थे 2AO बाई CI, ओके, इसको अंडर रूट कर लो, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जब आपको हम यहाँ पे जब पढ़ाए थे, यहाँ पे क्वेश्चन जब आप पढ़े थे यहाँ पे देख लो, तो एनुअल कंजम्पशन कितना हो रहा है, एनुअल कंजम्पशन कितना हो रहा है देख लो, 12,000 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। 12,000 यूनिट ऑफ द मटेरियल विल बी यूज्ड एवरी डे, 12,000 यूनिट कंज्यूम कर रहा है एवरी डे 360 दिन, तो 12,000 इंटू 360, तो क्या हो गया एनुअल कंजम्पशन, एक साल में इतना कंजम्पशन तो होगा ही होगा। तो 2AO वो मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है इन लोगों को, कितना लगता है ऑर्डरिंग कॉस्ट देख लीजिए, इट विल कॉस्ट 50,000 टू प्लेस ईच ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए उनको 50,000 लगता है। तो 2AO, तो O मींस क्या हो गया A 50,000, ठीक है। 2AO बाई C मींस कैरिंग कॉस्ट, रखने का खर्चा, रखने का खर्चा कितना लग रहा है इन लोगों को देख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 12,000 इन लोगों को खर्चा लग रहा है, ठीक है। इट विल कॉस्ट
10%, इट विल कॉस्ट 10% ऑफ दिस अमाउंट टू होल्ड ईच यूनिट। 10%, तो इसका आप 10% कर दोगे। ओके, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे देख लीजिए, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, जैसे कि मैं आपको बताया, एक देखिए ये हो गया आपका एनुअल कंजम्पशन। ठीक है, ये आपका हो गया एनुअल कंजम्पशन। 2A हो गया एनुअल कंजम्पशन। ओ मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये हो गया 50,000 बाई CI, मतलब कि कैरिंग कॉस्ट, और उसके जो परसेंटेज यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये आप देख लो, आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, ये आपको पीडीएफ, आपको ना ये वाला पीडीएफ जो है, ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है इतना अच्छा, ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? आपको ये पीडीएफ मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा, himanshuranjanclasses.in, himanshuranjanclasses.in वेबसाइट पे जाइए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप क्लासेस भी आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ाई करो, बेहतर पढ़ाई करो और अच्छा से प्रिपरेशन करो अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 2AO बाई CI। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या था कि कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 12,000 था, और इसका 10% तो कितना आएगा? 1200 आएगा ना। ओके, तो यही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1200। ओके, तो ये हो गया। ओके, सो आप इसको देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, 2A एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये हो गया CI। ओके, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो EOQ इतना आ रहा है। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करके इतना इन लोग लिखे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। एक और देखिए आगे है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, दिस इज द एवरेज, दिस इज द एवरेज ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, जो मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल है उसका एवरेज निकालती है इन लोग। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना था, यहाँ पे आप देख लो, मैक्सिमम जो स्टॉक लेवल था ये आप देख सकते हो यहाँ पे 45,974 मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ओके, तो यहाँ पे देख लो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। ओके, 45,974, और मिनिमम स्टॉक लेवल आप देख लो यहाँ पे कितना है, 14,000। ओके, तो ये 14,000 हो गया इसका मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल है 14,000, इसको डिवाइड करोगे 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये आपको ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप बार बार देखना। ठीक है, ये वीडियो को बार बार जरूर देखना, 2 बार 3 बार देखना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखना। ठीक है, समझ आ गया तो सही बात है। और आप और भी सम्स प्रैक्टिस करो, मैं आपको अगले क्लास में और मैं आपको सम्स प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड। ओके, एक सम्स और हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको हम नेक्स्ट क्लास में और भी मटेरियल कॉस्टिंग का सम्स लेकर आऊंगा, और भी इसमें टॉपिक्स है जो भी हमको डिस्कस करेंगे आपको अगले क्लासेस में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सम्स एक और है, उसको हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लास वर्क, बोटिंग्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए स्पेशल प्रोडक्ट। ओके, मैन्युफैक्चर ए स्पेशल प्रोडक्ट फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। ओके, रिकॉर्ड्स अवेलेबल एट द स्टोर्स डिपार्टमेंट इंडिकेटेड द फॉलोइंग। ओके, सो ये सब चीज देख लीजिए क्या क्या है दिया हुआ आपको यहाँ पे। मैक्सिमम यूजेस मींस मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है, मिनिमम कंजम्पशन दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया है। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया है मींस कि आपको EOQ दे दिया है। ठीक है, डिलीवरी पीरियड देखिए दे दिया है 2 से 4 वीक। ओके, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 वीक। ओके, आप यहां से आप निकालना स्टार्ट करिए रीऑर्डर लेवल। जैसा कि मैं आपको बताया था कि रीऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन देखिए कितना है, मैक्सिमम कंजम्पशन 1200 यूनिट, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मतलब मैक्सिमम ये लोग कितना टाइम लगाता है डिलीवरी करने में प्रोडक्ट को,
डिलीवरी पीरियड मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कितना है 4 वीक। आप इसको करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 1200 इंटू 4 करोगे तो इसको आ जाएगा आपका 4800। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया रीऑर्डर लेवल। ओके, आगे हम लोग देखते हैं मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का देख लीजिए, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है आपको देखिए, जब भी आप सम्स को सॉल्व करो तो आप फॉर्मूला लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे वैसे आप लिखते चलो कॉपी में। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कॉपी किताब मतलब कॉपी भी कलम भी लेकर के बैठो, ठीक है, ताकि जितना लिखोगे ना, क्या होता है ना, जब आप लिखते हो कॉपी पे ना तो आपका जो माइंड है ना वो आपको पूरा पढ़ाई के ऊपर ही रहता है। सिर्फ आप वीडियो देखोगे, अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो क्या होता है कि आप कुछ और सोचते रहोगे, पर जब आप लिखते हो तो आपका कंसंट्रेशन जो होता है वो बिल्कुल पढ़ाई के ऊपर होता है। तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना आपको वैसे वैसे आप फॉलो करो। ठीक है, अगर सामने से कोई अगर आपको गाइडेंस दे रहा है तो आपको समझना चाहिए कि सामने वाला क्यों बोल रहा है। ठीक है, इससे मैं बोल रहा हूँ इसको आप, मैं जो लिख रहा हूँ ना उसको लिखते चलो ताकि आपका जो कंसेंट्रेशन है वो पढ़ाई के ऊपर बना रहेगा। मिनिमम लेवल देखिए क्या बोलता है, मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका था वो पूरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो पूरा दिया हुआ था, और ये फॉर्मूला को आप ये देख लो, यहाँ पे लीड टाइम है, लीड टाइम मींस रीऑर्डर पीरियड। ये आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए फॉर्मूला आपको जो याद रखना आप याद रखो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लिखवा रहा हूँ रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, इसको आप एवरेज भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लीड टाइम करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो लीड टाइम मींस क्या हुआ कि इसको रीऑर्डर पीरियड भी बोला जाता है। तो देखिए चीज एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। तो आपको जो भी इजी वे लगता है, आपको जो समझ आता है वो तरीका को आप अपनाओ। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी मैं लिख करके लाया था। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं उसमें मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं। ठीक है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल कितना है, जो आप रीऑर्डर लेवल ऊपर निकाले थे 4800 आ गया था। ठीक है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन देखिए कितना है, नॉर्मल कंजम्पशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिनिमम दिया है, मैक्सिमम दिया है। ठीक है, तो नॉर्मल कैसे निकाल सकते हो, एवरेज कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, ऊपर फॉर्मूला में देखे थे ना, यहाँ पे एवरेज करके लिखा हुआ था। ठीक है, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एवरेज करके लिखा हुआ था। ठीक है, तो एवरेज बोलो चाहे इसको नॉर्मल बोलो। ठीक है, तो 1200 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये 850 हो जाएगा। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। जो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है मींस एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा फिर देख लो, 48 4800 रह जाएगा माइनस 850 इंटू 3 2 5 5 0 4 8 2 5 आपका जो आंसर आए वो 2250 हो जाएगा। ओके, सो ये जब
सब मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा ना? समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। रीऑर्डर लेवल, देखिए रीऑर्डर लेवल हो गया, मिनिमम लेवल हो गया, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल हो गया, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल इसका फॉर्मूला जो बोलता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम 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 कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, तो रीऑर्डर लेवल कितना था? रीऑर्डर लेवल देखिए कितना निकला था, 4800। ओके, रीऑर्डर लेवल निकला था 4800। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ था, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ था 1500। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, कंजम्पशन देखिए कितना है, मिनिमम कंजम्पशन है, मिनिमम यूजेस 500 यूनिट। ओके, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, कम से कम कितना देर में डिलीवरी कर देता है, 2 वीक में। ओके, तो इनटू 2। ओके, इसको आप सॉल्व करो, आ जाएगा 4800 प्लस 1500, ये आ जाएगा 6320 माइनस 1000, ये आ जाएगा आपका 5300। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये हो गया मैक्सिमम लेवल, हो गया। रीऑर्डर लेवल हम लोग निकाल लिए, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल निकाल लिए, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी है वो ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है, मींस की ईओक्यू ऑलरेडी ये लोग निकाल करके दे दिए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताया था कि ईओक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो 2AO/CI होता है, ठीक है, पर यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालने का दरकार नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज और यहाँ पे एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एवरेज जो यहाँ पे निकाला हुआ था वो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे जैसे कि एवरेज स्टॉक लेवल जो निकाला हुआ था, ठीक है ना, एवरेज स्टॉक लेवल, तो अब इसको यहाँ पे भी एवरेज स्टॉक लेवल लिखा है, वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये सब है, ये सब आपका एग्जाम में आता है, इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछ देता है, ठीक है। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, जो मिनिमम लेवल है और मैक्सिमम लेवल है डिवाइडेड बाई 2। तो मिनिमम लेवल जो आया था उसका आंसर कितना था, 2250, 2250 मिनिमम लेवल, 2250। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला, मैक्सिमम लेवल का जो आंसर आया था वो आया था 5300, 5300। ओके, 5300, आप इसको डिवाइड करो 2 से, तो यह आ जाएगा आपका एवरेज स्टॉक लेवल, 2250 प्लस 5300 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा 3775, 3775। तो ये हो गया, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आपको आज हम सम सोल्व करवाएं, ठीक है, और जो भी रिमेनिंग टॉपिक बचा है मटेरियल कॉस्टिंग का वो मैं आपको आगे का क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज के क्लास में हम इतना ही डिस्कस किए हैं, ठीक है। आगे क्लासेस में काफ़ी कुछ अभी डिस्कस करने का बाकी है, और मैं आपको अभी थोड़ा और भी सम्स भी प्रैक्टिस कर पाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये जो थोड़ा यहाँ पे थ्योरी जो बचा है, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको जो आगे का क्लासेस है उसमें आपको हम मेथड ऑफ वैल्यूएशंस एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन सब्जेक्ट जो प्राइसिंग यहाँ पे लिखा है, फीफो लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सो ये सब चीजें क्या होता है, सो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, अगले क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज क्लास में हम लोग ने डिस्कस जो किया वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो
तो आप लोगों का एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। और भी जो भी रिमेनिंग है थोड़ा, वो आपको हम अगले क्लास में ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलते रहता है। और आप चाहो तो कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। आप कोर्स परचेस कर सकते हो, कैसे परचेस कर सकते हो? himanshuranjanclasses.in वेबसाइट पे जाइए, himanshuranjanclasses.in, लिंक भी दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो himanshuranjanclasses.in वेबसाइट पे जाइए, कोर्स अवेलेबल है, ओके। आप कोर्स परचेस करिए, आप अपना प्रिपरेशन को काफी बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और लोगों को बताइए। और भी लोगों को जितना ज्यादा बताइएगा तो और लोग मेरे को जानेंगे, और उन लोगों का भी जो प्रिपरेशन है वो अच्छा हो सकेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू।